कैसे हैं आप सब। चलिए आज के हम वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका तंत्र ये बायोलॉजी में एक बहुत ही नया टॉपिक बन जाता है और काफी बड़ा टॉपिक बन जाता है। चलिए आज हम लोग देखते हैं तंत्रिका तंत्र ये क्या होता है। तंत्रिका तंत्र देखिए एक तंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम। ये सिस्टम कई चीजों से मिलकर के बना होता है। जैसे ये कई चीजों को मिला करके तब जा करके एक सिस्टम बनता है। जैसे देशज भाषा में हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर को सिस्टम। अगर कंप्यूटर का कीबोर्ड हटा देंगे तो उसका सिस्टम खराब हो जाएगा, वो बहुत ही कम काम कर पाएगा। माउस हटाएंगे तो कुछ उसके सिस्टम गड़बड़ होंगे। वैसे ही हमारी बॉडी को भी कंट्रोल करने के लिए एक तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तो ये तंत्रिका तंत्र जो होता है इसका सबसे मेन हिस्सा आता है हमारा ब्रेन का। ये सबसे मेन हिस्सा हो जाता है, एक हिस्सा होता है। ये पूरा तंत्रिका तंत्र नहीं बल्कि हमारे तंत्रिका तंत्र का एक पार्ट होता है ब्रेन। तो ये देखिए जो ब्रेन होता है, ब्रेन हमारा मानव के मस्तिष्क में लगभग 1350 से 1400 ग्राम का होता है। 1400 ग्राम का होता है ये जो ब्रेन होता है। ब्रेन को अब ये तंत्र है, तंत्र को भी सुरक्षा तो चाहिए। अब ये जो सुरक्षा इसकी करता है एक क्रेमियम नामक हड्डी करती है। क्रेमियम, ये जो क्रेमियम नामक हड्डी होती है ये हमारी ब्रेन की सुरक्षा करती है। अब पहले सर के ऊपर ये बाल होगा, बाल के नीचे फिर हमारी त्वचाएं होंगी, फिर त्वचाएं के नीचे हमारी ये क्रेमियम नामक हड्डी होती है। ये क्रेमियम नामक हड्डी 8 हड्डियों का जोड़ा होता है। कितने हड्डियों का? 8 हड्डियों का। अब ये 8 हड्डियां होती हैं तो ये 8 हड्डियां जुड़ी किससे होती हैं? तो इनमें जो जोड़ पाए जाते हैं 8 हड्डियों की, ये जो जोड़ होते हैं इनको हम फाइब्रस ज्वाइंट कहते हैं। कौन सा ज्वाइंट? फाइब्रस जोड़ कहते हैं, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं हम रेशेदार जोड़। रेशेदार जोड़ कहते हैं। ये रेशेदार जोड़ की सहायता से क्रेनियम नामक हड्डियां जुड़ी होती हैं जो कि बहुत ही मजबूत होती हैं। अगर सिंपली तरीके से मान लेते हैं, अगर ये दोनों हड्डियां हैं, ये अगर ऐसे जुड़ेंगी, अगर ये ऐसे जुड़ेंगी तो कुछ भी इस पे पड़ेगा या लोड पड़ेगा इधर से या इधर से, ये टूट जाएंगे। परंतु हम अपने सर पर इतना भार लेकर के चलते हैं, इतना सब कुछ बोझा लेकर के चल सकते हैं, लेकिन हमारी हड्डियां कभी सरकती नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें रेशेदार जोड़ होते हैं। ये रेशेदार किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से बने होते हैं, इस प्रकार से बने होते हैं क्योंकि इतना भी वजन, इतना भी लग जाए लेकिन फिर भी ये टूटने वाला या टूटने वाला नहीं है। इसमें रेशेदार जोड़ पाए जाते हैं। अब और अभी तो ये क्रेमियम नामक हड्डी थी। अब इस क्रेमियम नामक हड्डी के अंदर एक चीज और पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिनजॉइट। मेनिनजॉइट ये एक झिल्ली होती है। मेनिनजॉइट नामक एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली के अंदर हमारा ब्रेन स्थित होता है। इस झिल्ली के अंदर कभी कभी जब चोट लग जाती है तो ये क्रेनियम नामक हड्डी हमारी सह लेती है। परंतु जब चोट कभी ज्यादा लग जाता है, जब चोट ज्यादा लग जाता है तब इस मेनिनजॉइट पर आता है। और अगर ये मेनिनजॉइट से भी ज्यादा चोट लग गया तब जाकर के जाता है हमारे ब्रेन के पास। तब हमारा ब्रेन क्या होता है? चोटिल हो जाता है। और ये मेनिनजॉइट तब जाके, जब ये मेनिनजॉइट हमारी क्षति होती है तब एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम होता है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस नामक बीमारी होती है। ये जो बीमारी है, इस बीमारी के बारे में डिजीज नाम का जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उस डिजीज वाले चैप्टर में ये मिलेगा, तब इसके बारे में पूरी तरीके से बताएंगे कि मेनिनजाइटिस बीमारी क्या होती है। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि ये जब मेनिनजॉइट नामक हमारी झिल्ली क्षतिग्रस्त होती है तो मेनिनजाइटिस नामक बीमारी होती है। और तब व्यक्ति के बचने के कोई भी चांस नहीं होते हैं।
ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन हमारे इसके मेनिंजाइट के अंदर होता है। इसलिए भी आप लोग सुने होंगे, ये पुलिस कहती है कि बाइक चलाते समय आप हेलमेट का उपयोग जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि भाई मेनिंजाइटिस, अगर मेनिंजाइट हमारा घायल हो जाएगा तो मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो जाएगी, और मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो गई तो फिर बचने का कोई भी चांस नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो ब्रेन है, ये हमारा इससे जुड़ा होता है। तो ये हमारा तंत्रिका तंत्र का एक भाग है, जानते हैं, तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। तो ब्रेन का जो कोशिका होता है उसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, उसे कहते हैं तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका क्या है? ये देखिए, जो ये तंत्रिका कोशिका होती है, ये हमारे शरीर की, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इससे बड़ी कोशिका हमारे शरीर में नहीं पाई जाती है, सबसे बड़ी कोशिका यही होती है। ये हमारी तंत्रिका कोशिका जो है, तंत्रिका कोशिका में हमारे सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय, तारक काय, ये हमारे उपस्थित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? ये तंत्रिका, ये जो तारक काय होते हैं, इसमें हमारा ये गुणन की विधि सेंट्रोसोम में ही पाई जाती, या फिर हम कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन की जो क्षमता होती है वो तारक काय की वजह से ही होती है, या सेंट्रोसोम के कारण ही होती है। ये हमारे सेंट्रोसोम जो होते हैं वो इस तंत्रिका कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। जब इस तंत्रिका कोशिका में नहीं पाए जाते हैं तो हमारे ब्रेन में भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। और जब कोशिका विभाजन नहीं होगा, बावजूद इसके हमारे ब्रेन में कैंसर हो जाता है। रीजन क्या है इसका? अभी अभी हमने कहा कि तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। आप ये जान लीजिए, कैंसर जो होता है हमारे, कैंसर, ब्रेन कैंसर जो होता है, देखिए जब कोशिका हमारा बहुत ज्यादा विभाजन कर लेगा, जब कोशिका बहुत ज्यादा विभाजन कर लेगा तब जाकर के कैंसर नामक बीमारी होती है। जब वह अपनी क्षमता से ज्यादा विभाजन हो जाएगा, क्षमता से ज्यादा उसका जब विभाजन हो जाता है तो उस अंग में या उस भाग में कैंसर हो जाते हैं। ये होता है कैंसर। परंतु अभी अभी आपने देखा कि ये जो ब्रेन है वो किसका बना है? तंत्रिका कोशिका का। ये तंत्रिका कोशिका जो है, इसमें हमारा तारक काय उपस्थित ही नहीं होता। जब तारक काय नहीं उपस्थित होगा तो ये तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होगी, और कोशिका विभाजन नहीं होता तो कैसे ब्रेन में कैंसर हो जाता है? क्वेश्चन ये बनता है कि अगर तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं है तो इसमें कैंसर कैसे हो जाएगा जब ये कोशिका विभाजन ही नहीं करेगा? तो देखिए, ये जो हमारा तंत्रिका कोशिका होता है, तंत्रिका कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका जो होती है वो हमारा दो भागों में बटा होता है। तंत्रिका कोशिका दो भागों से बना होता है या दो भागों में बटा होता है। पहला होता है हमारा न्यूरॉन से, न्यूरॉन कोशिका, और दूसरा होता है हमारा न्यूरॉन गिलियल कोशिका, न्यूरॉन गिलियल कोशिका। ये देखिए, अब इसमें देखेंगे जो तंत्रिका कोशिका है ये दो कोशिकाओं से मिलकर बना है। न्यूरॉन कोशिका जो होता है वो तंत्रिका कोशिका का लगभग 90% भाग बनाता है। न्यूरॉन गिलियल कोशिका जो होता है वो तंत्रिका कोशिका का लगभग 10% भाग बनाता है। ये जो न्यूरॉन कोशिका है इसमें तो हमारा तारक काय उपस्थित नहीं होता है, इसमें हमारा सेंट्रोसोम उपस्थित नहीं होता है। जबकि न्यूरॉन गिलियल सेल जो होता है इसमें हमारा सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, इसमें हमारा सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। और इसी न्यूरॉन गिलियल कोशिका की वजह से
हमारे ब्रेन में कैंसर हो जाता है। कैंसर की आने की नौबत ही नहीं होती, ब्रेन हमारा इतना कमजोर होता है कि इसमें जो कैंसर का फर्स्ट स्टेज हमारा ट्यूमर होता है, उसी ट्यूमर में ही व्यक्ति की जान ले लेता है। परंतु कुछ नसीब वाले हैं जो बच जाते हैं, तो वो उनको ब्रेन कैंसर हो जाता है। तो ब्रेन कैंसर होने का कारण ये न्यूरॉन ग्लियल सेल होता है, इसी में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। और यही सेंट्रोसोम जो होता है, इसी सेंट्रोसोम में ही विभाजन की क्षमता होती है, यही हमारी कोशिका को विभाजित करने में सक्षम बनाता है। और सबसे ज्यादा विभाजन करने की क्षमता हमारे लीवर में पाई जाती है। कि हम कहाँ पे? लीवर, यानी कि यकृत में पाई जाती है, जिसको उर्दू भाषा में कलेजा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये लीवर में ही सबसे ज्यादा, लीवर तो इतना ज्यादा कोशिका विभाजन करने में सक्षम होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि इसमें पुनरुत्थ भवन की क्षमता पाई जाती है। अगर इसमें कोई चाकू भी मार दे या इसको आधा काट के निकाल भी दिया जाए, फिर भी ये कुछ ही दिनों में स्वतः ही कोशिका विभाजन कर करके स्वयं को ये ठीक कर लेगा, इसमें स्वयं की शक्ति पाई जाती है। अब देखिए, जो ये हमारा तंत्रिका कोशिका है, इसकी पूरी लंबाई को, तंत्रिका कोशिका जो ये पूरी है, इसकी पूरी लंबाई को हम, तंत्रिका कोशिका की पूरी लंबाई को साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं इसकी पूरी लंबाई को। और ये जो तंत्रिका कोशिका है, इसको देखिए, तंत्रिका कोशिका का लास्ट हिस्सा जो होता है, ये लास्ट हिस्सा, ये पूरी तरीके से एक दूसरे से नहीं जुड़े होते, इनको हम एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। और ये एक्सॉन जो होते हैं, ये एक दूसरे से पूरी तरीके से नहीं जुड़े होते हैं, इनके बीच में इनका गैप होता है। तो अब ये जब गैप होता है, तो ये सूचना हमारे ब्रेन तक लेके जाती है कैसे? जब ये ब्रेन तक लेके नहीं जाए, इसमें जब गैप रहेगा, तो ये ब्रेन तक सूचना लेके नहीं जा पाएंगे, और नहीं जा पाएंगे तो हमको सूचना सब मिलती कैसे? तो देखिए, जो ये एक्सॉन होता है, इसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम होता है सोडियम। इसका नाम तो सुनी होंगे, सोडियम। यदि ये सोडियम की वजह से सूचनाएं हमारे तंत्रिका कोशिका से होकर के ब्रेन तक जाती है, ब्रेन तक जाती है, तब वो जाके हमारी सूचना हमारे तंत्रिका तंत्र को पहुंचती है। ये जो सोडियम होता है, कभी कभी गर्मी में देखे होंगे कि गर्मी में क्या होता है कि चक्कर आने लगते हैं या लोग बेहोश हो जाते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि इनको चीनी नमक पानी का घोल पिलाइए। तो चीनी से क्या मिल जाता है? चीनी से हमें ग्लूकोज मिल जाता है। और नमक में क्या होता है? नमक में हम जानते हैं कि नमक हमारा NaCl, यानी सोडियम और क्लोरीन, दो चीजों का मिश्रण होता है। तो ये सोडियम हमें नमक से मिल जाता है, तब कुछ ही देर बाद क्या होता है, वो व्यक्ति चलने लगता है। तो ये था आपका तंत्रिका तंत्र, जिसका मेन भाग था ब्रेन। अभी ब्रेन बचा है ब्रेन के पार्ट, पार्ट ऑफ ब्रेन। कि ब्रेन के कितने भाग होते हैं मुख्य रूप से, चलिए देखते हैं मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है? तो मस्तिष्क हमारा मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। ये 3 भागों में बटा होता है। अभी अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, इन दोनों में अग्र मस्तिष्क हमारा आगे की तरफ, मध्य मस्तिष्क बीच में होता है, और पश्चिम मस्तिष्क जो होता है वो पीछे की तरफ होता है। ये पीछे की तरफ हमारे, अभी आप लोगों ने पढ़ा हड्डी, जो ये 8 हड्डियों का जोड़ था, 8 हड्डियों का, ये जो होती है, ये हमारी केवल अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क तक होती है, और पश्चिम मस्तिष्क पर कोई भी हड्डी हमारी नहीं पाई जाती है। इसलिए पश्चिम मस्तिष्क हमारा बहुत ही कमजोर होता है। फिर बोलते हैं आगे और पीछे तो मार दीजिए, परंतु पीछे की तरफ कभी भी मत मारिए, क्योंकि जब चोट लग जाएगा तो मेनिंजाइटिस हमारा खराब हो जाएगा। मेनिंजाइटिस जब खराब होगा तो बीमारी होगी और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। चलिए, तो अब देखते हैं अग्र मस्तिष्क जो होता है, उसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। इनके कार्य क्या है? देखिए, जो सेरिब्रम होता है, ये हमारे ब्रेन का कुल 66% भाग बनाता है। कितना परसेंट भाग बनाता है?
66%। और ये करता क्या है, सेरिब्रम हमारा याददाश्त क्षमता बताता है, याददाश्त क्षमता बताता है। ये जैसे जितना जिस भी व्यक्ति का सेरिब्रम तेज होगा उतना ही उसकी याददाश्त क्षमता तेज होगी, जितना सेरिब्रम कमजोर होगा उतना ही याददाश्त क्षमता कमजोर होगी। अब जैसे भैंस का देख लीजिए, आज आपके घर है तो वो आपको जानेंगी, 10 दिन बाद किसी और के घर गई, 2 दिन रही, आपको भूल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका सेरिब्रम जो होता है बहुत ही कमजोर होता है। लेकिन कुत्ते का सेरिब्रम बहुत तेज होता है, मानव से भी ज्यादा तेज होता है सेरिब्रम कुत्ते का। हाथी का भी सेरिब्रम तेज होता है, मानव का भी सेरिब्रम तेज होता है। लेकिन कुछ लोगों का सेरिब्रम बहुत ही कमजोर होता है, उनको आज कुछ कहो याद करने के लिए, आज याद कर लेंगे, कल भूल जाएंगे। ठीक है, तो उनका जिनका सेरिब्रम कमजोर होता है उनकी याददाश्त क्षमता बहुत ही कमजोर होती है। अब दूसरा भाग है हमारा हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के बाह्य वातावरण का ज्ञान कराता है। कौन से वातावरण का? बाह्य वातावरण, सॉरी, ये आंतरिक आंतरिक वातावरण का ज्ञान कराता है। आंतरिक वातावरण का ये ज्ञान, आंतरिक वातावरण का मतलब जैसे हमारा हुआ क्रोध हुआ, प्यार हुआ, स्नेह हुआ, इन सब का ज्ञान हमारा हाइपोथैलेमस करवाता है कि आपके अंदर क्या चल रहे हैं, कितने हलचल मच रहे हैं, उन सब का ज्ञान कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस। और फिर ये नाम देख रहे हैं, नाम हमारा मिलता जुलता है तो कार्य भी मिलता जुलता होगा। ये हाइपोथैलेमस शरीर के आंतरिक वातावरण का ज्ञान कराता है, और थैलेमस जो होता है शरीर के बाह्य वातावरण का ज्ञान कराता है। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के बाहर का ज्ञान कराता है। जैसे कि बाहर गर्मी पड़ रही है, कि बाहर से कोई पिन चुप हो रहा है, कि कोई बुला रहा है, कि कोई हमें स्पर्श कर रहा है, इन सब का जानकारी कौन देता है? थैलेमस देता है। अब चलते हैं मध्य मस्तिष्क की तरफ। मध्य मस्तिष्क को भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। पहला है कार्पोरा, दूसरा है सेरिब्रल पेनिकल। कार्पोरा का काम क्या होता है? कार्पोरा का काम होता है जो चीजें हम लोग सुनते हैं और जो देखते हैं, यानी देखने और सुनने का काम कौन करता है? कारपोरा करता है। इसको हम आई एंड ईयर के नाम से लिख देते हैं। ठीक है, आई एंड ईयर, यानी कि देखने और सुनने का काम कौन करता है? कारपोरा करता है। अब दूसरा भाग है सेरिब्रल पेंडिकल। ये देखिए क्या होता है सेरिब्रल पेंडिकल। ये हमारा सेरिब्रल जो पेंडिकल होता है, ये हमारे मेरुरज्जु को जोड़ने का कार्य करता है ब्रेन से। ठीक है, यानी कि मेरुरज्जु को ब्रेन से जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ये हमारा जो मेरुरज्जु होता है, मेरुरज्जु को जोड़ने का काम ब्रेन से ये करता है सेरिब्रल पेंडिकल, जो कि सूचनाओं को देता है। मेरुरज्जु जो है ये हम जानते हैं हमारे शरीर का दूसरा ब्रेन कहा जाता है मेरुरज्जु को। मेरुरज्जु में हमारी 31 जोड़ी नसें गई होती है। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी नसें निकलती है हमारे मेरुरज्जु से। मेरुरज्जु जो होता है ये एक नसों का समूह होता है। ठीक है, जिसको हम सिस्टम बोलते हैं। ठीक, तो वो हमारा नसों का समूह, ये जो हड्डी होती है, हड्डी के बाद ये हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारी मेरुरज्जु के 31 जोड़ी नसें गई होती हैं। जो नसें गई हैं उसको हम मेरुरज्जु बोलते हैं। नसों को 31 जोड़ी नस को हम मेरुरज्जु बोलते हैं। और जो ये नसें जिससे गई होती हैं उसको हम बोलते हैं मेरुदंड बोलते हैं। मेरुदंड यानी हड्डी वाले भाग को मेरुदंड, ये हमारा बाहर का भाग है। मेरुदंड के अंदर 31 जोड़ी नसें जो गई होती हैं उसको हम मेरुरज्जु बोलते हैं। इसी मेरुरज्जु को जोड़ने का काम हमारा सेरिब्रल पेंडिकल करता है। किससे जोड़ता है? तो ब्रेन से जोड़ता है, ताकि जो भी सूचनाएं हो वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंच सके। चलिए तीसरा भाग देते हैं पश्च मस्तिष्क। इसको भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। पहला है हमारा सेरिबेलम। ये क्या करता है? ये हमारा
हम कह सकते हैं बैलेंसी का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? बैलेंसी का। यानी जितना सेरिबेलम मजबूत होगा उतना ही बैलेंसी मजबूत होगी। जैसे बचपन में छोटे बच्चे होते हैं, उनका सेरिबेलम विकसित नहीं होता है, तो वो किसी को पकड़ के ऐसे 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 चलते हैं। ठीक है, जब हम उनको पकड़ करके चलकर चलना सिखाते हैं, और सर्कस वालों को देख लीजिए, इतनी पतली सी रस्सी रहेगी, इस पर भी चल लेते हैं। चलने की बात छोड़िए, साइकिल तक चला देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेरिबेलम उनका मजबूत होता है। अच्छा, सेरिबेलम मजबूत कैसे होगा? सेरिबेलम हमारा प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। जितना हम जिस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सेरिबेलम हमारा मजबूत होगा। अब लास्ट भाग है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये क्या होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे शरीर में जितनी भी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, उन मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रण करने का काम मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। ये किसका काम करता है? मेटाबॉलिक क्रिया, मेटाबॉलिक क्रिया का ये नियंत्रण करता है, मेटाबॉलिक क्रिया का नियंत्रण। अब ये मेटाबॉलिक क्रियाएं क्या होती है? मेटाबॉलिक क्रियाएं हमारी दो प्रकार की होती है। पहला होता है एनाबॉलिक क्रिया, और दूसरा होता है कैटाबॉलिक क्रिया। ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्या है? जो हमारे शरीर में बनती है उन्हें हम एनाबॉलिक कहते हैं। जैसे 38 एटीपी अणु को मिलाकर के एक में ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, तो उन्हें हम एनाबॉलिक कहते हैं। कैटाबॉलिक क्रियाएं क्या है? जो हमारे शरीर में बिगड़ती हैं, यानी कि टूट जाती हैं। जैसे कि हम भोजन खाते हैं, सिर्फ खाते हैं तो यहाँ तक, यहीं तक लाते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक सिस्टम है, अपने यहाँ पे ही वो पच जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम कुछ करते हैं? नहीं करते, तो वो कैटाबॉलिक है। भोजन किए, उसके बाद वो पच गया, प्रोटीन, फैट, विटामिन, वसा इत्यादि में वो बट गया, तो वो सभी क्रियाएं वो क्या कहलाएंगी? कैटाबॉलिक। और इन्हीं दोनों क्रियाओं को मिला देंगे तो वो होगा हमारा मेटाबॉलिक क्रिया। और इसी मेटाबॉलिक क्रिया का नियंत्रण करता है कौन? हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा। ये उस क्रिया का नियंत्रण करता है। तो ये आपका एक प्रकार से पूरी तरीके से ब्रेन खत्म हुआ। देखिए, और ये जो हमारा है हाइपोथैलेमस, ये हमारा क्रोध, प्यार, स्नेह, एक बार फिर से देख लेते हैं पूरी तरीके से ब्रेन को शुरू से। मस्तिष्क जो है उसको हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांट सकते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को मुख्य रूप से तीन भागों में फिर बांटा गया है। पहला है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, यह हमारे ब्रेन का 66% भाग बनाता है। और ये कार्य क्या करता है? याददाश्त क्षमता का कार्य करता है। यानी जितना हमारा सेरिब्रम तेज होगा उतना ही याददाश्त क्षमता तेज होगी। और याददाश्त क्षमता तेज करने के लिए हमें जैसे कड़क चीजें नहीं खानी चाहिए, और गरिष्ठ चीजें नहीं खानी चाहिए, और हमें मांस मछली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे याददाश्त क्षमता हमारी कमजोर हो। हाइपोथैलेमस ये हमारा क्या करता है? शरीर के अंदर का आंतरिक वातावरण का ज्ञान कराता है। जैसे हमें कब क्रोध लग रहा है, क्रोध का ज्ञान, स्नेह का ज्ञान, ठीक है, या फिर हमें ठंडी का ज्ञान कि हमारे शरीर के अंदर ठंडी लग रही है या गर्मी लग रही है। अंदर शरीर के अंदर जो जो भी कुछ क्रियाएं होंगी उन सब का ज्ञान हमें कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस। और वही मिलता जुलता नाम है थैलेमस, तो इसका भी कार्य है मिलता जुलता, कि ये शरीर के बाह्य वातावरण का ज्ञान, कि बाह्य वातावरण में कितनी ठंडी पड़ रही है। अगर ठंडी पड़ेगी तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, और बाहर गर्मी पड़ रही है तो हमें पसीना होगा। इन सब का ज्ञान कराता है थैलेमस। चलिए अब मध्य मस्तिष्क की तरफ आते हैं। तो मध्य मस्तिष्क को भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। पहला है कार्पोरा, दूसरा सेरिब्रम पेंडिकल। कार्पोरा क्या करता है? जो भी चीजें हम देखते हैं और सुनते हैं इन सब का ज्ञान हमारी मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य कौन करता है? कार्पोरा। इन सब का ज्ञान हमें कार्पोरा करवाता है, जो भी चीजें हम देखते हैं और जो भी चीजें हम सुनते हैं। और सेरिब्रम पेंडिकल ये क्या करता है? सेरिब्रम पेंडिकल हमारे मेरुरज्ज को ब्रेन तक जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, और है हमारा पश्चिम मस्तिष्क लास्ट वाला। तो पश्चिम मस्तिष्क को भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम क्या करता है? ये बैलेंसिंग का कार्य करता है। जितना भी ये प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है, जितना भी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना बैलेंसी हमारी अच्छी होगी।
हम लोगों को चलना हो तो हम लोग रस्सी पे नहीं चल सकते हैं, परंतु सर्कस वाले रस्सी पे चल लेते हैं। क्यों? उनकी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग उस पर होती है। जो भी चीजें हम चल लेते हैं या दौड़ लेते हैं या साइकिल चला लेते हैं तो बैलेंसिंग पर निर्भर है। मैं लास्ट टाइम मेडुला ऑब्लिंगेटा, तो इसमें मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं। मेटाबॉलिक क्रिया जो होती है दो प्रकार की, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक क्रियाएं जो हमारे शरीर के अंदर कई अणु मिल करके या कई चीजें मिल करके किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम एनाबॉलिक कहते हैं। और जो कई चीजें मिल करके, जो हमारे एक चीजें मिल करके कई चीजों का निर्माण करें, उसे हम कैटाबॉलिक क्रिया कहते हैं। ठीक। एनाबॉलिक क्रिया में जैसे 38 एटीपी अर्ध में तब जाके हमें एक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। और कैटाबॉलिक में हम भोजन खाते हैं। ठीक है, अब भोजन खाते हैं तो वो भोजन हमारा पच करके प्रोटीन, फैट, विटामिन वसा इत्यादि में वो बट जाता है। इन दोनों क्रियाओं को मिला करके मेटाबॉलिक क्रिया करती है। और इसी मेटाबॉलिक क्रिया का नियंत्रण होता है हमारे मेडुला ऑब्लिंगेटा से। तो ये ब्रेन का एक पूरी तरीके से पूरा पार्ट है, जो कि बहुत ही मेहनत